हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है मध्यवर्गीय अवसरवादिता से जो अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन से लेके कहानी का कलात्मक पक्ष जो है, ये मेन 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। आइए। मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों का विघटन। भीष्म साहनी एक प्रगतिशील कलाकार है। इन्होंने कहानियों के साथ ही उपन्यासों और नाटकों की भी रचना की है। भीष्म साहनी की कहानी चीफ का दावत का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उनकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्ते के विघटन को उजागर करना है। मध्य वर्ग के व्यक्ति की यह सामान्य विशेषता है कि वह उच्च वर्ग में शामिल होने के अवसरों की तलाश में रहता है, चाहे वह स्वयं निम्न वर्ग से मध्य वर्ग में पहुंचा हो। औद्योगिकीकरण के विकास के साथ भारत में मध्य वर्ग में तेजी से विकास हुआ है। शिक्षा प्राप्त कर, अच्छी नौकरी पाकर या आजीविका का अन्य साधन पाकर मुख्य वर्ग का व्यक्ति मध्यम वर्ग में पहुंचकर उच्च वर्ग की संस्तुति के लिए उच्च वर्ग के मुंह की ओर ताकने लगा। इस कहानी का नायक श्यामनाथ दफ्तर की नौकरी पाकर उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगा और उसकी पूर्ति के लिए अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद में लग गया। चीफ की दावत का प्रबंध अपने घर में करके वह अपनी बूढ़ी माँ की उपेक्षा करता है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए माँ के साथ उसका खून का रिश्ता भी गौण हो जाता है। आधुनिक परिवारों में बूढ़ों की किस प्रकार उपेक्षा होती है और उनकी क्या दुर्दशा होती है, यह दिखाना भी इस कहानी का उद्देश्य है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यम वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है और बूढ़ी माँ चीफ की दावत के समय प्रदर्शन योग्य वस्तु नहीं बल्कि कूड़े की तरह कहीं छिपाने की वस्तु हो गई है। इस झूठी प्रदर्शन प्रियता और छद्म आधुनिकता की कलात्मक व्यंजना इस कहानी में हुई है। उसके बाद समग्रता चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को स्पष्ट करने के उद्देश्य को लेकर लिखी गई कहानी है, लेकिन माँ की ममता और उसके महत्व की स्थापना के माध्यम से लेखक ने माँ के रूप में तथा स्वस्थ पौराणिक परंपरा को वरेण्य सिद्ध किया है। श्यामनाथ जिस माँ को उपेक्षित होने लायक वस्तु मान रहे हैं, उसी के माध्यम से उसकी पदोन्नति होती है। चीफ की दावत कहानी के घटनाक्रम के विकास के आधार पर इसे 2 भागों में बांटकर विश्लेषित किया जा सकता है। यह कृत्रिम विभाजन है, पर अध्ययन की सुविधा के लिए यह विभाजन किया गया है। पहले भाग में चीफ की दावत के लिए की जा रही तैयारी के दृश्य हैं। श्यामनाथ और उसकी पत्नी घर की सजावट, विशेषतः ड्राइंग रूम की सजावट के लिए विशेष चिंतित हैं। आधुनिक दिखने के लिए और उच्च वर्ग के विदेशी चीफ की नज़रों में सुसंस्कृत दिखने के लिए यह प्रदर्शन प्रियता उनके लिए आवश्यक हो गई है। घर को सजाना सामान्यतः सुरुचि का परिचायक है। हर कोई अपने घर को, बैठक को अच्छी दशा में देखना चाहता है। यह सुरुचि संपन्नता मानव का विशेष गुण है, बल्कि कहा जा सकता है कि इस आदिम सुरुचि से पशु जगत भी खाली नहीं है। तभी तो कुत्ता जहाँ बैठता है उस जगह को अपनी पूंछ से साफ कर लेता है। कहानी के प्रारंभ में ही श्यामनाथ की सुसंस्कृत संपन्नता की प्रवृत्ति हास्यास्पद प्रतीत होने लगती है। सुसंस्कृत और सुरुचि संपन्न होना एक बात है, पर वैसा दिखना दूसरी बात है, अर्थात प्रदर्शन प्रियता है। प्राय ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस गुण या चीज का अभाव होता है या उसकी कमी होती है, उसका वह प्रदर्शन करता है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी की यह तथाकथित रुचि, संपन्नता और संस्कृत बोध वहाँ अपने असली रूप में दिखाई देता है। जहाँ श्यामनाथ की बूढ़ी माँ उन दोनों के लिए कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु बन जाती है। जब कूड़े और माँ में कोई अंतर नहीं रहता, तब वहाँ सुरुचि, संपन्नता और आधुनिकता का बोध नहीं, व्यक्ति की फूहड़ता और टुच्चापन प्रकट होता है। कहानी के इस भाग में कहानीकार ने श्यामनाथ के छद्म आधुनिकता बोध और संस्कृति के नाम पर उसकी प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति को स्वाभाविक तथा
कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। कथाक्रम में आगे दिखाया गया है कि जब श्यामनाथ को लगा कि घर में माँ को छिपाया नहीं जा सकता और उसे पड़ोस की विधवा के घर भेजने से भी उसकी नाक कट जाएगी, तब उसे यह चिंता सताने लगी कि चीफ के आने पर माँ कहाँ बैठेगी, कैसे बैठेगी, कौन से कपड़े पहनेगी और कौन सा जेवर पहनेगी। दूसरे शब्दों में उसकी चिंता यह थी कि प्रदर्शन के अयोग्य माँ को प्रदर्शन की वस्तु कैसे बनाया जाए। इस बारे में माँ के साथ उसके संवाद बड़े रोचक और अर्थगर्भित हैं। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम वहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम वहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक और बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। माँ कहाँ बैठेगी, इस बारे में निर्देश देकर श्यामनाथ ने एक समस्या का समाधान तो कर लिया, दूसरी चिंता को श्यामनाथ ने कैसे दूर करने की कोशिश की, यह इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। तात्पर्य यह है कि श्यामनाथ अपनी माँ को उचित स्थान पर उचित ढंग से उसी प्रकार रखने के लिए व्यग्र दिखाया गया जैसे वह घर के सामान को सजाने के लिए प्रयत्नशील था। कहानी के इस भाग में श्यामनाथ अपनी माँ को यह निर्देश भी देता है कि वह कैसी साड़ी पहने। वह माँ को कुर्सी पर बैठकर सोने की मनाही भी कर जाता है, क्योंकि सोते समय माँ जोर से खर्राटे लेती है, जिससे चीफ की दावत में बाधा पड़ सकती है। माँ का उत्तर बड़ा करुण है, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। श्यामनाथ की एक समस्या यह भी है कि वह अपनी संपन्नता का प्रदर्शन कैसे करे। घर के कोने को सजाकर और विशेष रूप से बैठक को सजाकर वह अपनी सुरुचि के साथ संपन्नता और समृद्धि का प्रदर्शन करके चीफ के ऊपर अपनी धाक जमाना चाहता है। इस इच्छा से होकर वह माँ को निर्देश देता है कि वह सफ़ेद कमीज और सलवार पहन ले। माँ नए कपड़े पहनकर आई तो उससे श्यामनाथ का जो संवाद वह उसकी शूद्र मानसिकता का परिचायक है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह क्या श्यामनाथ को तीर की तरह लग गया यह वाक्य। तुनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो कि नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। ऊपर के संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पढ़ाई में माँ ने जेवर बेचकर जो त्याग और वात्सल्य का प्रमाण दिया था, उसके उल्लेख मात्र से वह खिन्न हो गया। उसकी खिन्नता से लगता है कि वह अपने ऊपर किए गए माँ के एहसान को स्वीकार नहीं करता और अपनी माँ के वात्सल्य का अपमान इन शब्दों में करता है, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना, क्योंकि माँ की ममता के मूल्य को कभी चुकाया जा सकता है। इस कहानी का श्यामनाथ माँ के एहसान को ही नहीं मानता, बल्कि उसके वात्सल्य का अपमान भी करता है। माँ ने अपनी विपन्नता का केवल संकेत किया था, क्योंकि उसके पास कोई जेवर नहीं बचा था, पर अपनी समृद्धि के प्रदर्शन के नशे में मस्त श्यामनाथ माँ की विपन्नता के उल्लेख मात्र से ही तिलमिला गया। यह उसकी प्रदर्शन प्रियता के साथ उसकी शूद्रता का सूचक है। इस प्रकार चीफ की दावत कहानी के प्रथम भाग में मध्यम वर्गीय व्यक्ति के अवसरवादी चरित्र का उद्घाटन हो जाता है। श्यामनाथ के माध्यम से कहानीकार ने पारिवारिक जीवन के मूल्यों के विघटन और परिवार में बूढ़ों की दुर्दशा का चित्रण किया है। श्यामनाथ के घर में बूढ़ी माँ की जो दुर्दशा है वह अनेक परिवारों में बूढ़ों की होगी। आधुनिकता, सुसंस्कृति का पाखंड और अवसरवादिता। चीफ की दावत कहानी के दूसरे भाग में दावत के समय की स्थितियों, श्यामनाथ और उसकी पत्नी के खुशामद पूर्ण व्यवहार, चीफ के सामने पड़ने पर माँ की विचित्र स्थिति आदि का वर्णन है। दावत के समय भोजन से पहले शराब का दौर रात के लगभग 10:30 बजे तक चला। यह पश्चिमी सभ्यता का सूचक है। इस कहानी का चीफ तो विदेशी है, पर अतिथियों में अन्य कई हिंदुस्तानी हैं, पर सब पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे दिखाई
दिखाए गए हैं। दावत में उपस्थित सभी पुरुष और महिलाएं बेहिचक शराब पीती हैं और वह भी कई घंटों तक। चीफ की पत्नी हिंदुस्तानी औरतों की दृष्टि का ज्ञान का केंद्र बनी हुई है। शराब के नशे के बीच खुशामद, हंसी, कहाकों की लहरें उठती गई, पर श्यामनाथ की माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी रही और थककर सो गई तो खर्राटों की आवाज आने लगी। कहानी के इस भाग में माँ की विचित्र स्थिति और उसकी विवशता की बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। बरामदे में कुर्सी पर बैठी सोती हुई और खर्राटे लेती हुई माँ आखिर चीफ और अतिथियों के सामने पढ़ ही गई। वही स्थिति सामने आ गई जिसे श्यामनाथ टालना चाहता था। माँ हड़बड़ाकर उठी। श्यामनाथ ने चीफ के द्वारा माँ को नमस्ते कहने के जवाब में माँ को हाथ हिलाने का आदेश दिया। माँ ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया तो सब कहे लगाने लगे। हाथ मिलाकर अभिवादन करना पश्चिमी ढंग है, पर माँ को इसके लिए विवश किया गया। पर ऐसा करते हुए वह सबके उपहास का पात्र बन गई। श्यामनाथ इतने पर संतुष्ट नहीं हुआ। चीफ ने माँ से पूछा, हाउ डू यू डू? तो श्यामनाथ ने अनपढ़ माँ से अंग्रेजी शब्दों को दोहराने का आदेश दिया, पर जब माँ हाउ डू ही कह सकी तो फिर कहे की आवाज गूंज उठी। माँ बेटे के आदेश का पालन करने और सबके उपहास का केंद्र बनने के लिए विवश थी। माँ की विवशता के कई करुण चित्र कहानी के इस भाग में देखे जा सकते हैं। श्यामनाथ चीफ की खुशामद में इतने सक्रिय हैं कि उसे खुश करने के प्रयत्न में वह अपनी माँ का उपयोग करना आवश्यक मानता है। चीफ की इच्छा जानकर वह माँ को गाने की सिफारिश भी कर बैठा। यहाँ भी माँ की विवशता बड़ी करुण हो उठी। मना करते करते भी उसे पंजाबी लोकगीत गाना पड़ा और उसके गाने पर भी हंसी और कहकाहों के स्वर तेज हो गए। उस दृश्य को कहानीकार ने यूं प्रस्तुत किया, बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तानियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। माँ की विवशता श्यामनाथ के लिए प्रसन्नता और गर्व का कारण थी। यह प्रसन्नता कितनी झूठी और गर्व कितना खोखला है कहानी के पिछले भाग पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है, जहाँ श्यामनाथ की मुख्य चिंता यह थी कि माँ को चीफ की नज़रों से कैसे दूर रखा जाए और उसे घर के कूड़े की तरह छिपाया जाए। कहानी के दूसरे भाग में एक और प्रसंग है जिससे स्थिति का विदूर और स्पष्ट हो जाता है। चीफ के सामने फुलकारी का उल्लेख हुआ तो श्यामनाथ ने माँ को फुलकारी दिखाने का आदेश दे डाला। वह बेचारी अपनी पुरानी फटी फुलकारी ले आई। माँ की विपन्नता का हाल फटी हुई फुलकारी बता रही थी। इस स्थिति को कहानीकार ने यूँ प्रस्तुत किया, साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूटे दिख रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते श्यामनाथ साहब से बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि श्यामनाथ माँ को नई फुलकारी लाकर नहीं दे सका। ऊपर साहब के लिए वह नई फुलकारी बनवाने के लिए चिंतित है। साहब को फुलकारी पसंद है, यह बात उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। माँ की नज़र कमज़ोर है और नई फुलकारी बनाने योग्य नहीं, यह बात उपेक्षणीय है। इसलिए माँ की असमर्थता और फुलकारी और उसकी मनाही की उपेक्षा करके वह उसे साहब के लिए नई फुलकारी बनाने का आदेश दे देता है, क्योंकि साहब उसे देखकर खुश होंगे। माँ की असमर्थता और विवशता के बावजूद श्यामनाथ को साहब की खुशी चाहिए। साहब खुश होंगे तो उसकी तरक्की होगी। चीफ की दावत कहानी का अंत बड़ा करुण और स्वाभाविक है। दावत के अंत में कहानीकार ने माँ की दयनीय अवस्था का जो चित्र खींचा है वह बड़ा करुण तथा मार्मिक है। दावत के बाद माँ अपनी कोठरी में चली गई और अश्रु की नदी में डूब गई। आधी रात के बाद बेटे ने कोठरी का दरवाजा खटखटाया तो माँ का दिल बैठ गया। वह अनेक आशंकाओं से भर उठी। वह सोचने लगी कि उसे फिर से कोई भूल हो गई। उससे क्या,
जिसके लिए उसके बेटे ने उसे क्षमा नहीं किया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बूढ़ी माँ बेटे के घर में घुट घुट कर जी रही थी। इस घुटन भरे वातावरण से मुक्ति पाने के लिए उसने बेटे के सामने प्रस्ताव रखा कि उसे हरिद्वार भेज दे, जिसे श्यामनाथ ने अपनी बदनामी के डर से स्वीकार नहीं किया। फिर उसने दूसरी चिंता यह प्रकट की कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। बेटी की तरक्की की आशा देखकर माँ ने फुलकारी बनाने का वादा कर लिया। बेटे को माँ की लाचारी का ध्यान नहीं आया, पर माँ बेटी की तरक्की की आशा देखकर अपनी लाचारी भूल गई और फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। पुत्र के दुर्व्यवहार के बाद भी माँ बेटी की तरक्की की आशा मात्र से अपना दुख भूल गई। श्यामनाथ कहानी की माँ वात्सल्य की प्रतिमा के रूप में चित्रित हुई हैं और श्यामनाथ मध्य वर्ग के एक दुनियादार, महत्वाकांक्षी, खुशामदी, प्रदर्शन प्रिय, अवसरवादी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। कहानीकार ने उसे मिस्टर श्यामनाथ के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ मिस्टर शब्द मनमाने ढंग से श्री के पर्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के रंग में डूबे हुए उसके आधुनिक चरित्र का सूचक है। आगे पढ़ते हैं। कहानी का निहित उद्देश्य। कहानी का निहित उद्देश्य। चीफ की दावत कहानी नई कहानी के दौर की एक विशिष्ट कहानी है। इसमें भी मध्यम वर्गीय मानसिकता और पारिवारिक संबंध बड़ी कुशलता से समाविष्ट हुए हैं। लेकिन भीष्म साहनी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर आदि भाववादी, व्यक्तिवादी कहानीकारों से भिन्न यथार्थवादी प्रगति कहानीकार हैं। इन्होंने स्वस्थ परंपरा और पारिवारिक संबंधों के महत्व को स्वीकार किया है। अन्य नए कहानीकार जहां माँ बाप और सगे संबंधियों की उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, वहां भीष्म साहनी ने संबंधों के महत्व को स्वीकार किया है। अतः इस कहानी के लेखक ने माँ को पुरानी परंपरा का प्रतीक भी माना है। पार्टी के दौरान श्यामनाथ की महत्वाकांक्षा पर पानी फिर चुका था, क्योंकि पदोन्नति के संबंध में कोई बात नहीं हो पाई थी। माँ की वजह से श्यामनाथ का चीफ के साथ एक पारिवारिक रिश्ता कायम होता है, जिससे चीफ भी घर पर आने और फुलकारी ले जाने का वादा करता है। इस तरह माँ रूपी परंपरा के कारण ही श्यामनाथ को पदोन्नति की आशा बंधती है और उसके साथ हार्दिक रूप से जोड़ पाता है। इन सभी तथ्यों को भीष्म साहनी ने माँ के माध्यम से अत्यंत बारीक से संकेतित कर दिया है। गंदे कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु बनने वाली माँ श्यामनाथ की पदोन्नति का सार्थक दरवाजा बनकर प्रतिष्ठित हुई है। इस प्रकार भीष्म साहनी कहानी ने मध्यम वर्गीय यथार्थ के टुच्चेपन पर एक प्रगतिशील परिप्रेक्ष्य अपनाया है। माँ के रूप में पुरानी किंतु स्वस्थ परंपरा त्याज्य नहीं वरन वर्णीय बनकर प्रस्तुत हुई है। कहानी का कलात्मक पक्ष। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। यह कहानी यथार्थवादी शिल्प में लिखी हुई है। इस प्रकार ये यथार्थवादी कहानी कही जा सकती है। मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ स्थिति का इसमें अंकन है। यथार्थ स्थिति के पक्ष में इसमें उद्घाटित यथार्थ स्थिति के कई पक्ष इसमें उद्घाटित हुए हैं, जैसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, आधुनिकता का आडंबर, प्रदर्शन प्रियता, पारिवारिक रिश्तों के प्रति उपेक्षा श्यामनाथ के व्यवहार में इससे प्रकट हुई है। साथ ही मध्यम वर्गीय व्यक्ति की मानसिकता उसके व्यवहारों शब्दों के माध्यम से भी व्यक्त हुई है, जिससे यथार्थ चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का समावेश भी हो गया है। कहा जा सकता है कि कहानी में यथार्थ का चित्रण मनोविज्ञान के आलोक में किया गया है। भीष्म साहनी यथार्थवाद का जो अर्थ लेते हैं उस पर ध्यान दे तो यथार्थवादी शिल्प पर भी प्रकाश पड़ेगा। हिंदी कहानी संग्रह की भूमिका में भीष्म साहनी ने यथार्थवाद के बारे में
लिखा, किसी घटना का यथावत चित्रण ही यथार्थ नहीं कहलाता, उसकी तह में काम करने वाले तत्व और अंतर्विरोधों की पकड़ रचना को यथार्थवादी बनाती है। प्रस्तुत कहानी में चित्रित श्यामनाथ और उसकी पत्नी के व्यवहारों के पीछे छिपे स्वार्थ और अंतर्विरोधों को लेखक ने कुशलता से सूचित किया है। विभिन्न पात्रों के संवादों में उनकी मनस्थितियां ध्वनित हो जाती हैं। उपेक्षित माँ की घुटन उसके संक्षिप्त संवादों और विभिन्न क्रियाकलापों से स्पष्ट हो जाती है। समग्रता कहा जा सकता है कि जीवन की यथार्थ और पात्रों के मनोवैज्ञानिक का कुशल समन्वय इस कहानी में हुआ है। चीफ की दावत कहानी में शहरी व्यक्ति की बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हुई है, जिसमें संस्कृत शब्द के बजाय उर्दू शब्दों तद्भव शब्दों के प्रति लेखक की अधिक रुचि प्रकट होती है। भीष्म साहनी मिली-जुली भाषा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। भाषा के बारे में उनका दृष्टिकोण शुद्धतावादी नहीं है। भाव स्थितियों के मूर्तिकरण के लिए उन्हें जिस किसी स्रोत से शब्द मिले वे ले लेते हैं। इस कहानी में आधुनिकता के सूचक कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे ड्रेसिंग गाउन, पाउडर, मिस्टर, नैपकिन, ड्रिंक, डिनर, चीफ, साइज आदि। श्यामनाथ संज्ञा के पहले कहानीकार ने मिस्टर शब्द जानबूझकर लगाया है, जो श्यामनाथ के व्यक्तित्व के अंग्रेजीकरण का सूचक है। कहानीकार ने श्यामनाथ को कई जगह मिस्टर श्यामनाथ लिखा है। फिर मुख्य अतिथि के लिए भी चीफ शब्द का प्रयोग किया गया है। कहानी का शीर्षक चीफ की दावत कहानी की मुख्य कथा वस्तु, उसके मुख्य घटना स्थल, उसकी मुख्य संवेदना के अनुकूल है। चीफ कोई भी हो सकता है, इसलिए उनका नाम नहीं बताया गया, पर प्रत्येक चीफ को खुश करने के लिए उसे दावत देनी जरूरी है। आधुनिक संस्कृति दिखावे की संस्कृति है, पर इस संस्कृति में माँ के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए दावत के समय माँ को कूड़े की तरह समझने की आवश्यकता महसूस होती है। कहानी का शीर्षक कहानीकार की भाषागत रुचि की ओर संकेत करता है। शीर्षक कहानी से अलग नहीं होता, उसे उसका आवश्यक भाग ही मानना चाहिए। इसलिए प्रत्येक कहानी का कोई सधा हुआ शीर्षक होता है। यह शीर्षक भी सधा हुआ और सोच समझकर बनाया गया है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया चीफ की दावत कहानी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कर्मनासा की हार, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। तब इस कहानी के साथ हम इसके साथ फिर अगली और जो भी कहानी होगी वो भी हम यहाँ अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह सारी कहानियों का समरी और जो पार्ट है ना वो पूरा पार्ट भी पढ़ेंगे, ताकि मूल स्टोरी भी आपको मिले इसी चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट पे। तो इससे आपको प्रश्न अभ्यास के साथ साथ मूल पाठ पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें। थैंक यू।